नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइकाइट्रिक सब्जेक्ट से, जो है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया साइकाइट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इस वीडियो में हम सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन, डायग्नोसिस, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सिजोफ्रेनिया वर्ड दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, सीजो प्लस फ्रेन। सीजो शब्द का मतलब होता है डिवीजन या स्प्लिट, और फ्रेन का मतलब होता है माइंड। हिंदी में हम सिंपली कहें तो माइंड का स्प्लिट हो जाना या मस्तिष्क में दरार आना। आइए जानते हैं सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन के बारे में। सिजोफ्रेनिया इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय psychotic features like hallucination and delusion, disordered thought process and disrupted interpersonal relationship। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें साइकोटिक फीचर्स जैसे हेल्यूसिनेशन, डेल्यूशन, डिसऑर्डर्ड थॉट प्रोसेस, डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आदि देखने को मिलते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे डायग्नोस किया जाएगा कि किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया है या नहीं। सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस में हम तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। सबसे पहला है डेल्यूशन, दूसरा है हेल्यूसिनेशन, तीसरा है नेगेटिव सिम्टम्स। सबसे पहले बात करते हैं डेल्यूशन की। डेल्यूशन का मतलब है फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। इस कंडीशन में पेशेंट को गलत फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है और उसके बिलीफ को चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में दो तरह के डेल्यूशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। पहला है डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन एंड डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ये भ्रम हो जाता है कि उसके परिवार के सदस्य या फिर उसके दोस्त या उसके आसपास के सभी लोग उससे दुश्मनी रखते हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर उसे जान से मारना चाहते हैं। सेकंड टाइप है डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी और वजह से मुस्कुरा रहा होता है तो उसको देखकर उसे ऐसा महसूस होता है कि ये मुझ पर हंस रहा है। सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस में सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हेल्यूसिनेशन। Hallucination is a perception in the absence of external stimulus that has qualities of real perception। Hallucination की अवस्था में पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं या फिर कुछ परसेप्शन महसूस होते हैं, लेकिन उस समय वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं होती, उस समय वहाँ पर किसी तरह का पेशेंट को टच नहीं होता। ऐसी स्थिति हेल्यूसिनेशन कहलाती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अभाव में पेशेंट द्वारा पर्टिकुलर चीज़ को परसीव करना हेल्यूसिनेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि पेशेंट का किसी ऑब्जेक्ट को देखना जबकि वो वहाँ है ही नहीं, पेशेंट का किसी विशेष प्रकार की आवाज़ को सुनना लेकिन उस समय वहाँ कोई आवाज़ का ना होना, पेशेंट के द्वारा किसी के टच को महसूस करना लेकिन एट द टाइम वहाँ पर किसी का मौजूद ना होना, ये सभी हेल्यूसिनेशन के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इन सिजोफ्रेनिया ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस आर मोस्ट कॉमन। सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब है पेशेंट द्वारा कुछ ऐसी आवाज़ों को सुनना जो कि वास्तव में मौजूद हैं ही नहीं। डेल्यूशन और हेल्यूसिनेशन को हम फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है थर्ड नेगेटिव सिम्टम्स। इसमें इन्हेडोनिया, एलोजिया आदि मुख्य रूप से हैं। इन्हें आगे डिटेल से देखेंगे। सिजोफ्रेनिया डिजीज़ से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिजोफ्रेनिया एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है जो कि मुख्य रूप से 15 से 25 वर्ष के बच्चों को या आयु वर्ग के लोगों को इफ़ेक्ट करती है। सिजोफ्रेनिया टर्म को सबसे पहले स्विस साइंटिस्ट यूगेन ब्लूलर ने 1908 में यूज़ किया था। अब बात करते हैं सिजोफ्रेनिया की इटियोलॉजी या कारण के बारे में। सिजोफ्रेनिया डिजीज़ होता कैसे है। सिजोफ्रेनिया का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है,
लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ अ जेनेटिक। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आदि भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। सिज़ोफ्रेनिया डिजीज़ कंडीशन में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं सिज़ोफ्रेनिया के टाइप्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ सिज़ोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू ICD-10। ICD-10 क्लासिफिकेशन के अनुसार हम सिज़ोफ्रेनिया को 10 प्रकार से बांट सकते हैं। पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया, पोस्ट सिज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, रेजिडुअल सिज़ोफ्रेनिया, सिंपल सिज़ोफ्रेनिया, अदर सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोफ्रेनिया अनस्पेसिफाइड। आइए दोस्तों सिज़ोफ्रेनिया के इम्पॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया है। इस कंडीशन में पेशेंट सस्पिशियसनेस का शिकार हो जाता है, यानी शकीपन का शिकार हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि उसके लाइफ पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर है। डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन इस पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट सिज़ोफ्रेनिया टाइप है हेबेफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया। इसे हम डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कंडीशन से ग्रसित रोगी की थॉट, स्पीच और सभी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। पेशेंट वंडरिंग करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहेगा। एक्सट्रीम सोशल विड्रॉल इस सिज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। हेबेफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस पुअर होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप है कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया सडन ऑनसेट होता है और इसमें साइकोमोटर डिस्टर्बेंस पाया जाता है। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूपर, एक्साइटमेंट, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति एक ही पोजीशन को कई समय तक होल्ड करे रहता है। स्टूपर एक ऐसी कंडीशन है जिसे हिंदी में जड़ कहा जाता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में पेशेंट द्वारा किसी की बात को ना सुनना, ना रेस्पॉन्ड कर पाना स्टूपर कहलाता है। एक्साइटमेंट में पेशेंट सडनली एक्साइट हो जाता है। इकोलेलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट किसी और के कहे हुए स्पीच को या शब्दों को दोहराता रहता है। इकोप्रेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दूसरे के द्वारा की गई मूवमेंट को लगातार पर्सन द्वारा रिपीट किया जाता है। फोर्थ टाइप है अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता। सिज़ोफ्रेनिया का वह टाइप जिसमें दो प्रकार के सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसे हम इंडिविजुअली बता नहीं सकते कि पर्टिकुलर किस टाइप का सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट में है। तो ऐसी स्थिति के वाले पेशेंट को हम अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित रोगी की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेजिडुअल सिज़ोफ्रेनिया की। रेजिडुअल सिज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक फॉर्म है। इसमें पेशेंट सिज़ोफ्रेनिया डिजीज़ का ट्रीटमेंट पहले ले चुका होता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि सोशल आइसोलेशन, लोगों से, समाज से दूर हो जाना, अनएबल टू मैनेज पर्सनल हाइजीन, अपने स्वयं का ख्याल नहीं रख पाना। नाउ डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को हम 4 कैटेगरी के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले बताएंगे आपको फर्स्ट रैंक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी सिम्टम्स या 4A सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया गिवन बाय यूगेन ब्लूलर। उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी सिम्टम्स की और लास्ट में बताएंगे रिसेंट रिसर्च के हिसाब से सिम्टम्स को किस प्रकार क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स की। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में हेल्यूसिनेशन और डेल्यूशन आते हैं। इसके बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है प्राइमरी सिम्टम्स। इसे हम चीफ सिम्टम्स, फंडामेंटल सिम्टम्स या फिर 4A सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। इन सिम्टम्स को हमें यूगेन ब्लूलर नामक स्विस साइंटिस्ट ने दिया था। इस 4A सिम्टम्स में 4 A's होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहले A का मतलब है ऑटिज़म, सेकंड A का मतलब है एम्बिवेलेंस, थर्ड A का मतलब है एसोसिएटिव लूजनेस और एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस और चौथे A का मतलब है अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट।
सबसे पहला आता है ए, ऑटिज़म का। ऑटिज़म को आप जब भी वर्ड सुने तो समझ लीजिए सोशल विड्रॉल, अकेले रहने वाले बच्चे जो कि सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, सोसाइटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कम होती है, कमज़ोर होती है, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, किसी भी विशेष तरह के इमोशंस जैसे खुश होना, रोना को शो नहीं करते हैं, वो शांत रहते हैं। सेकंड आता है एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस को हिंदी में अपन द्विधा बोलते हैं, यानी कि एक ही समय पे दो विचारों का एक साथ आना और उनमें से किसी एक को चुन पाना इस तरह के रोगियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसका एग्जाम्पल दें तो आपके सामने मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है, आप एक ही समय उस व्यक्ति को प्यार भी करना चाहते हैं और उससे नफ़रत भी शो करना चाहते हैं, तो यह कंडीशन कहलाएगी एम्बिवैलेंस। थर्ड है एसोसिएटिव लूजनेस और एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। इसे हम सिंपली कहें तो कैनॉट कनेक्ट वन थॉट टू अनदर। व्यक्ति के दिमाग में विचार इतने तेज़ी से आते हैं, उसे खुद समझ नहीं आता कि वह क्या बोल रहा है और अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाता। इसे आप वर्ड सलाड कह सकते हैं या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कह सकते हैं या थॉट डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा ए, जिसका मतलब होता है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मतलब है सही समय पर सही काम का नहीं कर पाना। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट किसी शादी समारोह में गया है, वहाँ उसे खुश रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो रोने लग जाता है। और यदि मान लीजिए पेशेंट किसी मैयत में गया है तो सब लोग वहाँ उदास हैं, तो उसे उदास रहना चाहिए, जबकि वो वहाँ जाके हंसने लगता है, एक्साइटमेंट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस मेंटल पेशेंट्स के साथ होती है और इसे हम अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट के नाम से जानते हैं। थर्ड हम बात करेंगे सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया की, जिसके अंदर डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग, डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस आदि को इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ है मॉडर्न रिसर्च कॉन्सेप्ट के अनुसार सिजोफ्रेनिया की सिम्टम्स को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। इस रिसर्च प्रोसेस के अनुसार सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स की। पॉजिटिव सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में वह सिम्टम्स होते हैं जो कि उनके मूड को बढ़ाते हैं या बिहेवियर को बढ़ाते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, डेल्यूशन, बिजार बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की। ऐसे सिम्टम्स जो सिजोफ्रेनिया के रोगियों का बिहेवियर डिक्रीज करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एपैथी, ब्लंटेड अफेक्ट, एनहेडोनिया, पॉवर्टी ऑफ थॉट, लॉस ऑफ मोटिवेशन। लॉस ऑफ मोटिवेशन को हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, पॉवर्टी ऑफ थॉट को एलोजिया के नाम से जानते हैं, और एनहेडोनिया ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर पेशेंट किसी भी प्रकार के एन्जॉयमेंट को, प्लेजर को, जॉय को महसूस नहीं कर पाता, जबकि इस बीमारी से पहले उन सभी चीज़ों को वो इंजॉय करता था। थर्ड लास्ट है कॉग्निटिव सिम्टम्स। इसके अंदर पेशेंट की मेमोरी का इम्पेयर्ड हो जाना यानी कम हो जाना, अटेंशन का ना कर पाना, थोड़ी थोड़ी बातों में डिस्ट्रैक्ट हो जाना, उसकी थिंकिंग का इलॉजिकल होना, पुअर डिसीजन मेकिंग होना आदि सब कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंदर आते हैं। आइए अब जानते हैं मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में। सिजोफ्रेनिया के मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली फेज़ है एक्यूट फेज़। एक्यूट फेज़ के अंदर पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं जिसकी ड्यूरेशन 4 से 8 वीक्स की होती है। इस स्टेज में पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है और उसके सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। एक्यूट फेज़ के बाद में सेकंड फेज़ आती है स्टेबलाइजिंग फेज़। यह 6 महीने तक चलती है। इसमें 6 महीने का ट्रीटमेंट लेना होता है। यह बहुत ही लंबी इस सिजोफ्रेनिया डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही लंबे समय तक पेशेंट को मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। पेशेंट अपनी मेडिसिन्स को कंटिन्यू ले। अगर मेडिसिन्स को गैप देकर लेगा तो इस ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा और पेशेंट हो सकता है ठीक भी ना हो पाए। थर्ड बात करते हैं स्टेबल या मेंटेनेंस फेज़ की। इसके अंदर पेशेंट की कंप्लीट सोशल रिकवरी हो जाती है। नाउ डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट मेथड्स यूज्ड इन द सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए सोमेटिक या फिजिकल थेरेपी ECT का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सिजोफ्रेनिया के मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी दी जा सकती हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह इसमें काफ़ी उपयोगी मानी जाती हैं। साइकोथेरेपी भी पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती है। पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी आदि कई प्रकार की थेरेपीज़ दी जाती है। इससे उनका ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह के और वीडियोस रेगुलर आप देखना चाहते हैं तो एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।